देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसमें जो है बीपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है, कम से कम तो 4-5 बार सवाल तो पूछ ही चुका है। और सवाल हमेशा घुमा घुमा कर पूछता है, ट्विस्ट करके पूछता है। इसके डायमेंशन को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का कितना इसका इफेक्ट आता है। पहले थे कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। दूसरा आता है इसका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की अवधारणा क्या है, यह प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं बेरोजगारी। फिर आता है एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि बेरोजगारी का पैमाइश, अनुमान या पैमाइश तलब, या इसको कहते हैं मेथड यानी विधि प्रणाली। उसके बाद आता है काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है। उसके बाद आता है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट या स्कीम्स, योजना जिसको बोलते हैं स्कीम या योजना जो होती है प्लानिंग, ये है। तो सरकारी उपाय क्या क्या, अब तक कौन कौन सी योजना चला है, कितना है, उस प्रकार के बात चलता है। तो इतने डायमेंशन में घूमता है। कभी कभी पूछता है नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ, प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में आ जाता है, प्रकार जितना वो प्रकृति है भारत में। तो कभी कभी पूछता है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वर्ड का अंतर है, बात वही है घूम के, ठीक है, बेरोजगारी की प्रकृति, ठीक है। हम लोग कल गरीबी पढ़े, आज बेरोजगारी पढ़ते हैं, चूंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ डायमेंशन है, ठीक है। तो जब कंसेप्ट की बात आती है, डिफिनेशन की बात आती है, तो कहता है बेरोजगारी क्या कहता है कि बेरोजगारी वह अवस्था है, क्योंकि यह भी एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति, है ना, जिसमें कोई भी व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हो, पहला पॉइंट, कार्य करने में समर्थ हो, दूसरा पॉइंट, प्रचलित मजदूरी दर स्वीकार हो, तीसरा पॉइंट, के बावजूद भी अगर उसे कार्य नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो इस अवस्था को हम लोग बेरोजगारी की संज्ञा देते हैं, बेरोजगारी कहा जाता है। 3 बातें उभर के आई, क्या आई, पहला आया कि इच्छुक, कार्य करने को इच्छुक होना, कार्य करने को इच्छुक होना, एक भी वर्ड छोड़िएगा नहीं वहां, इच्छुक होना। दूसरा है कार्य करने में शारीरिक रूप से सक्षम होना, यानी हैंडीकैप्ड नहीं है, शरीर ठीक है, मानसिक रूप से सही है वो। तीसरा क्या हुआ, प्रचलित मजदूरी दर स्वीकार है, उसको प्रचलित मजदूरी दर स्वीकार है, लेकिन इन तीनों के बावजूद भी उसको काम नहीं मिलता है, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है, इसे ही बेरोजगारी कहा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी, यूएनओ के द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया है, योजना आयोग के द्वारा भी परिभाषित किया गया है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग ढंग से इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन 3 बातें मूल रूप से आनी चाहिए। पहला क्या है, डिजायर फॉर द वर्क, दूसरा क्या है, फिट फॉर द वर्क, फिजिकल फिट फॉर द वर्क, और तीसरा है कि जो मार्केट वेज रेट है, जो मार्केट वेज रेट है वह एक्सेप्ट है, उसको स्वीकार है वो। तो मांग के बावजूद भी अगर उसे वर्क नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग बेरोजगारी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसका बताता है बेरोजगारी का। अब आता है कि बेरोजगारी का प्रकार क्या है, क्या प्रकार है, किस तरह से, कितने प्रकार के बेरोजगारी होते हैं, बेरोजगारी में क्या क्या अलग अलग स्वरूप इसका, प्रकृति इसका, नेचर इसका क्या बनता है, ठीक है ना। तो प्रकार के बारे में तो आप जानते ही हैं लगभग बहुत सारे, कि पहला है आपका शिक्षित बेरोजगार, अगर मान लेते जैसे आप लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है यानी पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग अगर सक्षम है और उसके बावजूद भी अगर उसे काम नहीं मिलता है, यानी अर्थात किसी व्यक्ति को जब उसकी अपनी योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर और सक्षमता के आधार पर, कुशलता के आधार पर अगर उसे रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति शिक्षित बेरोजगार का कहलाता है। शिक्षा प्राप्त है उसके पास, वह ऑलरेडी बीएड किया है, टीचर नहीं बनाया जा रहा है, वह ऑलरेडी बीटेक किया है लेकिन उसको जो है इंजीनियर नहीं बनाया जा रहा है, वह एमबीबीएस है लेकिन डॉक्टर नहीं हो रहा है। तो हर तरह का स्किल्ड है, एमबीए है लेकिन उसके पास कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग शिक्षित एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा देते हैं, भारत में कहते हैं। दूसरा आता है मौसमी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। क्या है, अगर एक खास मौसम में रोजगार मिलता हो और दूसरे मौसम में रोजगार नहीं मिलता, जब मौसम चला जाता है रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग
क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात जैसे चीनी मिल है, गन्ना की जब पेराई होती है तो उसमें रोजगार मिलता है, और जब गन्ना खत्म हो गया तो फिर रोजगार खत्म। तो कई ऐसे उद्योग है जो मौसम आधारित है। अब उलेन है, अब उलेन है तो उलेन का मांग जाड़ा के ऋतु में ही होता है, विंटर सीजन, फिर उसका मांग होता है तो रोजगार मिलता है, नहीं होता है तो नहीं। तो whenever the demand is exhausted, the employment generation is possible in that time। तो सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चलता है, होते रहता है। उसके बाद आता है अल्प बेरोजगार या अल्प रोजगार। तो अल्प क्या होता है, व्यक्ति सक्षम है हर चीज काम करने, लेकिन उसे उस योग्यता, उस क्षमता, उस कुशलता के आधार पर उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे बेरोजगार को हम लोग अल्प रोजगार, अर्थात छोटा काम में पड़ा हुआ है, बेचारा सक्षम है, उसको और अच्छे बड़े काम मिल सकते थे, लेकिन चूंकि उसकी मजबूरी है रोजगार ढूंढना है, तो कुछ समय के लिए पार्शियली उसको रोजगार मिलता है। तो ऐसे लोग हम अल्प रोजगार की संज्ञा देते हैं। इसमें दो बातें होती है, एक तो बात उसे कुशलता क्षमता से कम रोजगार मिलना, और उसे जो उचित वेतन मिलनी चाहिए थी, जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी, उससे उसे कम मजदूरी पर वह काम करने को मजबूर होता है, काम मिलता है। तो ऐसे हम लोग इसको सेमी एम्प्लॉयमेंट या सेमी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, आधा रोजगार आधा बेरोजगार। तो ऐसे व्यक्ति भी रोजगार होता है। तीसरा है, चौथा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इस बेरोजगारी का परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अगर किसी उद्यम में कोई व्यक्ति लगा हो तो हर व्यक्ति की अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, हर व्यक्ति की अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, और वह प्रोडक्टिविटी के आधार पर अपने रोजगार में सक्षम। कोई भी लेबर जो होता है ना, उसका एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, तभी वह काम करता है। तो कहता है कि जब किसी व्यवसाय या उद्योग या कार्य में कोई व्यक्ति लगा हो, लेकिन उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है एमपी, वह शून्य के बराबर है, जीरो है। तो अर्थात जब सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को लगा हुआ रोजगार में तो अनुभव करता है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं होता है उसको वहां पर, अर्थात उससे कोई उत्पादकता में अंतर नहीं होने वाला है। अर्थात अगर वह काम भी करता है तो ना तो उत्पादन बढ़ता है, और अगर वहां से उसे हटा भी दिया जाता है या खुद स्वतः ही हट जाता है तो उत्पादन में कमी भी नहीं होती, तो उत्पादन घटता भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे बेरोजगारी, उसको लगता है कि हम रोजगार में है, लेकिन उसको उतना प्रोडक्टिविटी, उसका उपयोगिता नहीं मिल पाती है उस रोजगार में। तो जहां पर अगर सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर हो, एक श्रमिक का, एक श्रम का, एक मजदूर का, तो ऐसी स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अर्थशास्त्री ने कहा है कि यह अधिकांश कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी ऐसा पाया जाता है, ऐसा देखा गया है कई जगह। तो कोई जरूरी नहीं है, विनिर्माण क्षेत्र में भी, निर्माण क्षेत्र में भी देखा गया है। तो ये बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। एक आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हो और अगर उस काम से वंचित हो गया, उस काम से वंचित हो गया, तो वंचित होने के पश्चात जो दूसरा काम ढूंढना पड़ता है, यानी एक मौसम में काम कर रहा है, लेकिन अब उसको मान ली किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा था और कॉर्पोरेट में मंदी आ गई या किसी कारण से उसको बाहर कर दिया गया, अब दूसरा काम ढूंढता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, उसको एक फ्रिक्शनल का फेस सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका डिफाइनेशन, इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, परिभाषा, कि जब एक व्यवसाय अथवा एक रोजगार में व्यक्ति लगा होता है और अगर उसके बाद दूसरा रोजगार ढूंढता है, और इस बीच में जो हुआ बेरोजगार हो जाता है, एक रोजगार से दूसरे रोजगार में पलायन करने के दरमियान, ढूंढने के दरमियान, है ना, जो बेरोजगार हो जाता है, तो ऐसी बेरोजगारी को फ्रिक्शनल, है ना, या घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब आती है चक्रीय, साइक्लिक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मूल रूप से परिवर्तन होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव का मतलब है कभी मंदी आती है, कभी तेजी आता है, कभी मांग की अधिकता होती है, कभी मांग की न्यूनता हो जाती है, तो कभी महामारी प्रकोप होता है, कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। तो कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं में उथल पुथल होते रहती है, ठीक है। तो ये जब ये किसी प्रकार की जब अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है, चेंज होता है, तो इस परिस्थिति में जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी को हम चक्रीय यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा दिया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। अब मूल रूप से तो बेरोजगारी का यही है, लेकिन और भी कई तरह की बेरोजगारी है जो कि आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं उसमें।
लिखा दिया जाता है, ठीक है ना। अब जो है आपका बात आती है बेरोजगारी का, क्या है तीसरा, क्या है एस्टिमेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, माने किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। इसका एक 3 पद्धति है, जैसे आपका है यूआरपी, यूनिवर्सल रिकॉल पीरियड के आधार पर, ठीक है। फिर होता है सीडब्ल्यूसी, करंट वीकली करंट स्टेटस के आधार पर जांचा, अभी हम लिखा देते हैं जांचा जाता। और एक होता है मंथली, है ना, एमआरपी, मंथली रिकॉल पीरियड के आधार पर बेरोजगारी को भी मापा जाता है। अब सबका अलग अलग पैमाइश है। एनएसएसओ के डाटा आंकड़ा या 68वें दौर के आधार पर बताया गया है कि बेरोजगारी को 3 तरह से एस्टिमेट करके दे। अब जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है, अगर डेली रिकॉल पीरियड के आधार पर अगर जांचा जाए तो कहता है अगर कोई व्यक्ति पूरे सप्ताह में यानी 7 दिन होता है, अगर उसमें एक दिन भी अगर रोजगार मिला तो उसको वीकली रिकॉल पीरियड के आधार पर कैलकुलेट करें। और अगर 24 घंटे में 1 घंटे का भी काम मिल गया तो उसे डेली रिकॉल पीरियड के आधार पर कैलकुलेट एस्टिमेशन किया जाएगा। और अगर पूरे महीने में 1 दिन भी काम मिला या 1 दिन भी नहीं मिला तो उसको मंथली रिकॉल पीरियड के आधार पर हम लोग उसको एस्टिमेशन करेंगे। तो तीनों आधार पर डेटा जो है अलग अलग होता है। अब किसी व्यक्ति के पास आप जाइए और उससे पूछिए कि भाई पिछले महीने आप कितना दिन रोजगार किए थे, तो थोड़ी याद रहेगा उसको, तो एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। लेकिन सप्ताह भर का अगर डेटा उसे कलेक्ट कीजिए, समंक को अगर एकत्रित करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तो वह एक हद तक क्या जेन्युइनिटी को बता सकता है, एक रियलिटी फिगर या एक्यूरेसी पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर डेली अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप वहां पर आराम से पूरा एक्यूरेट डाटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे भारत में तीनों पद्धति से बेरोजगारी का एस्टिमेशन किया जाता है। अब बात आती है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप जानते ही हैं कि भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है और सरकार के अलग अलग स्कीम्स क्या क्या इसमें दिए गए हैं। तो स्कीम्स लिखा देते हैं, कारण आपको पता है कि बेरोजगारी का कारण क्यों है भारत, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और अभी भी यह विकास का पिछड़ा ही हुआ देश है। और भारत में सबसे बड़ी चीज है यहाँ जनसंख्या का सबसे ज्यादा अत्यधिक दबाव है, बोझ है। और जनसंख्या का जो बढ़ने की गति वह भी काफी तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या के अत्यधिक दबाव, ये बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर रोजगार का दर, मान लेते रोजगार का दर है 2.1%, अब बेरोजगारी दर है 3.2, पॉपुलेशन ग्रोथ है 3.1%, तो अगर रोजगार दर को देखा जाए कि 100 में 2 लोगों को रोजगार मिला और काम ढूंढने वाले 100 में 3 लोग तैयार हो गए, तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड जनरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, द डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही तो बेरोजगारी को जन्म दे रहा है। यहाँ काम मांगने वाले 3 लोग हैं और काम देने वाले 2 ही लोग हैं, 2 ही व्यक्ति को काम मिल सकता है, तो एक व्यक्ति तो ऑब्वियसली बेरोजगार निकल जाएगा अपने आप। तो भारत की जो बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या है यह अपने आप एक बेरोजगारी का फौज खड़ा करती जा रही है और सरकार चाहकर भी सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, दे भी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी का अभाव है, संसाधन का अभाव है, हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ उद्योग विकसित अवस्था में नहीं है, सेवा क्षेत्र का अनियंत्रित ढंग से विकास हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, फॉर्मल में रोजगार है नहीं, पीएसयू को हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो हमारे पास रोजगार का सृजन बचता कहाँ है? एक सेवा क्षेत्र बचता है। तो सेवा क्षेत्र में रैपिड ग्रोथ हो नहीं सकता है, आप अचानक पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा सिचुएशन पूरे भारत के इकोनॉमी में चलता है, तो ऑटोमेटिक है, सिस्टम जनरेट द अनएम्प्लॉयमेंट, सारा सिस्टम ही बेरोजगारी को जन्म दे रहा है। सरकार की नीति असफल है, कृषि का पिछड़ापन है, लोगों में कुशलता का अभाव है, कोई भी योजना बनती है वह धरातल तक पहुंचने में बरसों लग जाता है, बीच में ही लीकेज हो जाती है, सारे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सरकार गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन जो भी कार्यक्रम चलाती है या तो लोगों के अज्ञानता के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं लेते हैं या भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जाता है। राजनेताओं की या जो शासन प्रशासन है उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, हमारी मानसिकता की कमी है, हम लोग केवल जॉब के प्रति इंटीग्रेटेड होते हैं, कभी हम लोग व्यवसाय, उद्यमी, नवाचार, इनोवेशन की ओर नहीं उन्मुख होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, प्रोवोक करता है और एम्प्लॉयमेंट रेट को कम करता है। दूसरा चीज, हमारी इकोनॉमी में अभी तक जो है वह अवस्था नहीं आई है जिस कारण से हम ग्रोथ रेट को रैपिडली कर सकते हैं।
कहा जाता है कि अगर 10% से ऊपर रोजगार विकास दर अगर आ जाती है, 10%, 12%, 13%, डबल डिजिट में, तो विकास का प्रभाव अपने आप लोगों तक पहुंचने लगता है और जिससे लोग लाभान्वित होते हैं और कहीं न कहीं उसको रोजगार का सृजन होने लगता है, रोजगार का अवसर जन्म लेता है। तो वह भी संभव नहीं है। भारत में एफडीआई का जो दर है वह सेंट्रलाइज हो रहा है। जितने भी विदेशी पूंजी निवेश आ रही है, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, तो वो एक स्किल जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है, अनस्किल्ड वाले एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा रही है। और कुछ ही राज्यों में सिमटा हुआ, जैसे बिहार में कहीं एफडीआई दिखता ही नहीं, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं है, उड़ीसा कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ बहुत कम, ठीक है, झारखंड कम। क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में पूरे भारत की जनसंख्या का अगर सघनता है तो केवल ही 7-8 राज्य में ही है, लेकिन सारे उद्योग और सारे निवेश साउथ और ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहा है, वेस्टर्न स्टेट में हो रहा है। क्यों हो रहा है? ईस्टर्न और वेस्टर्न, गुजरात में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है, तमिलनाडु, केरल में, है ना, आंध्र प्रदेश में, ये सारा क्षेत्र में उद्योग का विस्तार होता है, तो जनरेट रोजगार उधर होगा, इधर तो होता नहीं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है लेकिन उसका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम। यही कारण है कि बेरोजगारी की फौज खड़ी हो जाती है। क्लियर है ना? अब रही बात है कि सरकार की कितनी योजनाएं चली, तो आपको बहुत सारी योजनाएं चल रही है, कम से कम 10-15 योजना चल रही है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।